नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं काइफोसिस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज हमारे ओपीडी में जो पेशेंट आए हैं वो काइफोसिस के पेशेंट हैं, तो इनके साथ हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट है जिसको कि हम लोग करा रहे हैं इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि काइफोसिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन से हमें उनमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं और कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है जिसको आप फॉलो अप करके घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो आपको कैसे परेशानी हुई, आप कुछ बताओ। जिम करने से, ओवर एक्सेसिव जिम करने से और साइकिलिंग करने से पोस्चर डिफेक्ट आ गया था और मतलब पीछे बर्ज आउट हो गई थी स्पाइन। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या है इनका पोस्चरल काइफोसिस है। अभी मैं बताऊंगी कि टाइप ऑफ काइफोसिस मीन्स वैसे मरीज, वैसे लोग जो कि पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम रखते हैं, जिनकी पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अपने कंधे को बहुत देर तक आगे की तरफ रखते हैं, सीधे तरफ से नहीं बैठते या आगे की तरफ इस तरीके से झुक के चलते हैं, उनमें ये स्पाइन की डिसऑर्डर देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि काइफोसिस क्या है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा पोस्चरल काइफोसिस है, वैसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम तक के लिए कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या फिर जो साइकिलिंग करते हैं या फिर ओवर जिम करते हैं, जिसके कारण कि जो हमारी स्पाइन की मसल्स हैं, बैक की मसल हैं, वो वीक होने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण कि हम लोग आगे की तरफ स्टूपिंग फॉरवर्ड आ जाता है, जिसे हम लोग कुबर आना कहते हैं, कुबर जाना, या फिर हंच बैक या राउंडेड शोल्डर हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स लेने हैं, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, वो हमें देखते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ये कर्वेचर है, जो स्पाइन का जो सेगमेंट है वो 3 सेगमेंट में है, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर। जो मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सर्वाइकल कहते हैं, नीचे वाले को थोरैसिक और नेक्स्ट वन इज लंबर। तो ये जो पहला जो सर्वाइकल है वो सी शेप, सी फॉर सर्वाइकल, सी फॉर ये जो कर्वेचर बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये सर्वाइकल के बाद थोरैसिक आती है, ये हमारा दूसरा कर्वेचर बनाती है। देन लंबर इज आपका दूसरा कर्वेचर बनाती है। मीन्स जो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलती है, ये जो सी स्पाइन स्ट्रक्चर है वो हमारा बाहर की तरफ चला जाता है, एक्सेसिव ये जो सी है वो बाहर की तरफ चला जाता है, प्रोट्यूडेड हो जाता है, तो हमारा स्पाइन के कर्वेचर को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। इसी कंडीशन को, इसी स्पाइन के डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस मीन्स फॉरवर्ड कर्वेचरिंग ऑफ द स्पाइन। ये जो हमारा स्पाइन का सी कर्वेचर है वो डिस्टर्ब होके आगे की तरफ चला जाता है, जिसे हम लोग काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। ये एक स्पाइन की डिसऑर्डर है जो कि हमारे जो नॉर्मल, जो हम लोग स्पाइन जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है, जैसे कि मैं सीधे खड़ी हूँ या फिर हम अपने जो बैलेंसिंग एक्टिविटी है, हम बैलेंस होके जो अपनी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, वो सब कुछ हम लोग स्पाइन के सपोर्ट से करते हैं, ठीक है। अगर ये स्पाइन में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलती है, देन हम नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते हैं। ये जो स्पाइन रीढ़ की हड्डी है वो हम सीधा नहीं रखते हैं, तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने के मिलते हैं। हमारी जो काइफोसिस मैंने कि आपको बताया कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, जब स्पाइन मरीज कंधा आगे की तरफ झुक जाता है, मरीज सामने की तरफ झुका हुआ सा होता है, दिस वन इज काइफोटिक। नेक्स्ट वन इज स्कोलियोसिस और लार्डोसिस भी है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखी हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं कि स्कोलियोसिस मीन्स लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन जो है वो लैटरली शिफ्ट हो जाता है। देन हमें अब कितने तरीके का होता है, जैसे कि इन्होंने बताया जो हमारे पास पेशेंट आज ओपीडी में आए हैं वो किस तरीके के पेशेंट हैं, कौन से काइफोटिक, पोस्चरल काइफोटिक मीन्स जब हम लोग सही तरीके से नहीं बैठते हैं, सामने बहुत देर तक बैठते हैं, या फिर साइकिलिंग, जो लोग जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं जिम करता हूँ या साइकिलिंग करता हूँ, या फिर उन जो यंग एडल्ट्स, जो गर्ल्स हैं जो आगे की तरफ सीधा स्ट्रेट कर खड़े होने में कंफर्टेबल नहीं होती, वैसे झुक के खड़ी होती हैं, उनमें भी हमें काइफोसिस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज कि पोस्चरल काइफोटिक के बाद कंजेनाइटल काइफोसिस। कंजेनाइटल मीन्स वैसे काइफोटिक जो कि जन्मजात किसी परेशानी से, जो ऐसे बच्चे जो जन्म के साथ ही काइफोसिस के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि आपका क्या है, पोस्चरल हो गया, उसके बाद कंजेनाइटल हो गया, फिर न्यूट्रिशनल काइफोसिस। न्यूट्रिशनल का मतलब होता है कि
कि जैसे बच्चों की खाने पीने में कमी, वो पेरेंट जो कि या फिर वो बच्चे जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट हैं, जैसे रिकेट्स हो गया, विटामिन डी डिफिशियंसी पेशेंट, पोलियो के मरीज या फिर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे, उन सभी बच्चों में भी काइफोसिस देखने के लिए मिलती है। बहुत बार पोस्ट सर्जरी, लाइक आफ्टर सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है या फिर टीबी का पेशेंट है, पीआईबीडी का पेशेंट है, जब उनकी स्पाइन की सर्जरी होती है, लाइक अगर आपकी हार्ट की सर्जरी होती है, लंग्स की सर्जरी होती है, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठते हैं, ठीक है। जिस भी साइड हमारा ऑपरेशन हुआ है वो उसको सामने की तरफ झुक के बैठते हैं, उस प्रिवेंट करने के लिए उस एरिया को, उन लोगों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे जो ऐसे हैं लाइक जो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपको रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी है, आर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि बहुत सारे ऑर्थो रिलेटेड, हड्डी रिलेटेड जो तकलीफ है, उनमें भी हम लोग काइफोसिस देखने के लिए मिलती है। तो ये जो टाइप्स हैं काइफोसिस की, वो बहुत ही कॉमन है, बहुत सीवियर भी कंडीशन में हमें परेशानी है। मैं बता दूं कि सबसे पहला चीज कि जब हमारे ओपीडी में 1 हफ्ते से आ रहे हैं, इनको सामने झुकने में, सांस लेने में परेशानी थी, हाथ ऊपर करने में या फिर कोई मूवमेंट जब ये कर रहे थे तो आपको यहाँ पे पेन होता था, राइट। तो जैसे जैसे आप मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो आपकी परेशानी बहुत हद तक कम हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं जो कि आप देख पाएंगे कि इस पेशेंट को काइफोसिस है। सबसे पहला चीज़ कि स्टूपिंग पोस्चर जो होता है वो सामने की तरफ मरीज का झुका हुआ होगा, कंधा जो है वो सामने की तरफ दोनों होंगे, राउंडेड शोल्डर होगा, पीछे जो होगी वो कुबड़ की तरह निकला हुआ होगा। मूवमेंट करते टाइम आप उनको देख पाएंगे कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो सामने की तरफ झुक के कर रहे हैं और सीधा बैठने में उन्हें परेशानी हो रही है। साथ में जैसे जैसे ये पेशेंट सीवियर होता है, मीन जैसे जैसे इनकी आदत में आ जाती है, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, लंग्स की मूवमेंट में परेशानी होती है और नंबनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन भी अपर थोरेसिक रीजन में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें डायग्नोज करना चाहिए, हम किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, वो लोग एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, देन डायग्नोज करते हैं कि आपको काइफोसिस है। नेक्स्ट आप इसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि ऐसे मरीज़ को हमें मेंटली बहुत मोटिवेट करना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, लाइक ये जिम बहुत कर रहे थे, इससे इनका सीवियर वेट लॉस हो गया और मसल की वीकनेस हो गई। तो ऐसे मरीज़ के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ साथ मसल्स के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। मीन्स डाइट प्लान बनाना है कि मसल के साथ, मसल की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जॉइंट का इम्प्रूवमेंट और अलाइनमेंट के ऊपर काम करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्पाइन के 3 सेगमेंट्स में डिफ्रेंशिएट है, अपर, मिडिल और लोअर, तो हमें एक्सरसाइज भी तीनों अपर, मिडिल और लोअर के लिए प्लान करनी है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि स्कोलियोसिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में मैं एक्सरसाइज डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है जिसको आप फॉलो अप करके घर पे ही अपने अलाइनमेंट पे, अपने स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।